हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम। और आज हम एक जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था उसी के बाद में एक टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं जिसका नाम है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। क्या होता है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर? कुल मिला की बात ये होती है, जैसे एक स्पीड ब्रेकर देखा ना आपने। स्पीड ब्रेकर क्या होता है? एक तरह के बैरियर का रूप करता है। वहाँ स्पीड ब्रेकर एक कर्व की फॉर्म में होता है, यहाँ पे बस एक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की जैसे है। तो कैसे? इसी विभव क्षेत्र में ये एक पोटेंशियल एरिया है। इस विभव क्षेत्र में एक परिमित आयताकार की उच्च विभव वाला, उच्च कितना, हाई हाई वोल्टेज कितना है, वी नॉट का एक एरिया हो। इस एरिया से बना हुआ जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसको बोलते हैं अपन रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। हमारा मास पार्टिकल यहाँ है जिस एनर्जी से इस पर टकराएगा और आगे निकल जाएगा। क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है, क्लासिकली क्या होता है, ये पार्टिकल इससे टकराता है लेकिन इसको तोड़ नहीं पाता। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इस दीवार को तोड़ के इसके अंदर घुस जाएगा और इस दीवार से बाहर भी निकल जाएगा। कौन कहता है ऐसा? क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि इस दीवार को तोड़ ही नहीं पाएगा, यानी इसे टकरा के वापस चला जाएगा। 100% इंसिडेंट हुआ, 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है ये इसमें अंदर जाएगा, ट्रांसमिट होगा और थर्ड रीजन में पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आई? सारी बातें समझ में आई? तो क्या रीजन कैसे डिफाइन किया? इस रीजन को देखो। इस रीजन को ऐसे डिफाइन किया, x इज लेस देन 0, यानी इस तरह से इधर वाला एरिया है, यहाँ इंसिडेंट पार्टिकल हो रहा है जिसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। सेकेंड रीजन जो है 0 से x से a, जिसका पोटेंशियल है v नॉट, जो कि एक बैरियर के फॉर्म में है। पूरा एक बैरियर बना हुआ है, रेक्टेंगुलर बैरियर, जिसकी विड्थ है 0 से a, यानी a विड्थ हो गई इसकी। रीजन थर्ड कहाँ है? जो a से ज़्यादा है, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, जिसके पोटेंशियल कितना है, 0। क्लासिकली कहता है, क्लासिकली फर्स्ट रीजन में वेलोसिटी v जो होता है, वो जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, √2mE/m क्लासिकली। क्वांटम मैकेनिकली क्या कहता है? क्वांटम मैकेनिक करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है। श्रोडिंगर इक्वेशन आपने पहले पढ़ी होगी, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। जब इसमें से टाइम हटा दिया जाता है तो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। तो टाइम पर डिपेंड नहीं करती तो -h² del टू साई ओवर del x स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इक्वल टू ई साई। ठीक है। अब हमारे पास दो रीज़न है, या तो हम चाहें कि एनर्जी को नीचे ले ले, किससे, इस पोटेंशियल से एनर्जी नीचे ले और पोटेंशियल से एनर्जी ऊपर ले। देखो जब नीचे होगा तो वो टनल भी करेगा क्वांटम मैकेनिकली और बाहर भी निकलेगा। क्लियर है? यहाँ पे टनल की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, फिर भी 100% रिफ्लेक्शन या 100% ट्रांसमिशन नहीं होता है क्वांटम मैकेनिकली। क्लियर है बात? देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या बात कर रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिकली टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते रीजन फर्स्ट में, जब वो कहाँ है, जब उसकी एनर्जी वी नॉट से कम है। तो लगाई एनर्जी, तो पहले फर्स्ट रीजन की बात करी, पोटेंशियल 0, तो इक्वेशन निकाली, वेव फंक्शन निकाला। जब थर्ड रीजन की बात करेंगे तब भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो फिर इससे सोल्व किया तो सेकेंड रीजन का वेव फंक्शन आ गया। यहाँ पे वो माइनस इन्फाइनाइट, मैंने पहले ही बात करी थी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी इस वेव फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन एक्स की वैल्यू अगर इन्फाइनाइट होगी तो वेव फंक्शन भी इन्फाइनाइट हो गया, जो कि वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं है तो डी को क्या किया मैंने, 0 किया। डी को 0 करने पर थर्ड वेव फंक्शन कैसा आ गया, CE⁻i⁴ सिमिलरली हम किसकी बात करेंगे, सेकंड रीजन की। अब रीजन सेकंड में लगा है, सेकंड में पोटेंशियल की वैल्यू है कितनी है, वी नॉट है। तो मैंने वी नॉट अप्लाई किया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा और ट्राई कर लिया। क्या लिखा दिया, 2mE⁵ माइनस E/h²। मैंने क्या मान लिया, α²। इससे जो इक्वेशन बनी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे मैंने साई सेकेंड निकाल लिया। अब क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन बता देता हूँ। एक तो इक्वेशन नंबर थर्ड, एक इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तीनों में क्या करना, ए बी कॉन्स्टेंट है, इधर सी कॉन्स्टेंट है, इधर एफ और जी कॉन्स्टेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन ABCFG टू अप्लाई बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन। बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन में बता दे रहा हूँ डायरेक्ट क्या होती है। हमें करना है साई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स, दोनों को इक्वल करना है और इनके डेरिवेटिव इक्वल करने हैं। तो एक बार अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा रीजन x इक्वल टू 0 पे है, देखो बता देता हूँ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। अगर मेरा रीजन x इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो कौन से रीजन में बाउंड्री कंडीशन लगी, फर्स्ट और सेकंड में। तो साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड, साई फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू साई सेकंड का डेरिवेटिव। क्लियर बात? अगर मैं लिमिट लगा रहा हूँ x इक्वल टू a, बाउंड्री कंडीशन, तो कंटिन्यूटी कंडीशन कैसे बढ़ेगी, साई सेकंड इक्वल टू साई थर्ड, और साई का डेरिवेटिव सेकंड का और साई थर्ड का डेरिवेटिव दोनों
बराबर करना है। ये कंटिन्यूटी कंडीशन है, दोनों कंटिन्यूटी कंडीशन से ए बी सी डी इनमें रिलेशन आएगा। रिलेशन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे देखते हैं। अपन यहाँ पे क्या निकाल दिया मैंने, अप्लाई करेंगे, यही बाउंड्री कंटिन्यूटी कंडीशन मैंने बताई थी। x इक्वल टू 0 पे अप्लाई किया तो साई फर्स्ट, पहले फर्स्ट रखना है, फिर x की वैल्यू 0 रखनी, e की पावर 0 1। यहाँ भी ऐसा कैसा ही होगा। फिर क्या किया, इसका पहले डेरिवेटिव करना है, फिर वैल्यू निकालनी। कल का लेक्चर जिसने देखा उसके लिए ये दोनों चीज़ें करना आसान होगा, इसलिए पहले पुराना लेक्चर देखे फिर नए लेक्चर में एंट्री मारे। क्लियर बात, ठीक है। देखो नेक्स्ट, जैसे x इक्वल टू 0 पे क्या था वैसे x इक्वल टू a पे करना है। वही कंटिन्यू बाउंड्री कंडीशन लगानी, वही कंटिन्यूटी कंडीशन लगानी, दोनों इक्वेशन आएगी। जो हमारी पहले इक्वेशन आई उनको देखना है और एक इनको देखना है। सबसे पहली बात करते हैं हमें क्या चाहिए, 7 डिवाइडेड बाई 6। मैंने इसका इसमें भाग दिया तो आयोटा के अल्फा एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी अल्फा माइनस ए ये बन गया। हमें यहाँ से जी बाई एफ निकालना। जी बाई एफ कैसे निकालेंगे बताओ। हमने क्या किया, एफ ई की पावर अल्फा ए कॉमन ले लिया, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, अंदर इसके नीचे चला जाएगा, इसमें तो है तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। बोलो अब देखो अल्फा ले लिया, बाकी दोनों कैंसिल हो गए तो 1 माइनस जी बाई एफ ई की पावर 2 अल्फा ये माइनस ये प्लस का था ऊपर चला गया, माइनस का हो गया, दोनों जुड़ गए। क्लियर बात। अब देखो इसको मैंने इधर भेजा और आयोटा के को अंदर गुणा किया, मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया, आयोटा के से गुणा किया, इधर अल्फा था अल्फा को भी अंदर गुणा मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखो क्या हो गया इसके साथ, जी बाई एफ यहाँ भी आ रहा, जी बाई एफ यहाँ भी आ रहा, मैंने जी बाई एफ ई की पावर 2 अल्फा ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, आयोटा के प्लस अल्फा अल्फा माइनस आयोटा के। क्लियर बात। इसको मैंने नीचे भेज दिया। फिर क्या देखो आयोटा के साथ है, हमें चाहिए अल्फा के साथ, तो मैंने क्या किया आयोटा को बाहर ले लिया दोनों तरफ। क्लियर, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ई की पावर माइनस 2 अल्फा उधर जाएगा तो ई की पावर प्लस 2 अल्फा नीचे रहेगा, उसको ऊपर भेज देंगे, है ना। तो क्लियर हुई ये बात। ऊपर कैसे आया वो, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, जी बाई एफ माइनस के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर है। बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि जी बाई एफ की वैल्यू कैसे निकाली, तो जी बाई एफ के निकालने की तरीका समझ में आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जी बाई एफ को कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद जो बचे टाइम उसको नीचे भेजना है, बाकी सबको उधर। जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो हमारी x इक्वल टू 0 पर बाउंड्री कंटिन्यूटी कंडीशन से जो निकली थी, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, क्या करना है, उन दोनों को जोड़ना है तो 2a मिल जाएगा। क्लियर है। उन दोनों को घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, 2b मिल जाएगा। तो मैंने जोड़ा, जोड़ने पे f प्लस जी प्लस अल्फा अपॉन आयोटा के f माइनस जी बचा। तो यहाँ पे देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना और f कॉमन लेना, तो f1 प्लस अल्फा आयोटा अपॉन के, आयोटा नीचे था इसको मैंने ऊपर ले गया तो माइनस आ गया, इधर सेम टू सेम कंडीशन करनी। अब मैंने क्या कर दिया, f कॉमन ले लिया। अभी बताऊंगा f के, अभी तो सिंपल इक्वेशन लिखो, इक्वेशन नंबर 8, इतना भी ऐसे मत करो। इक्वेशन नंबर 4 5 से 2 भी आ गया, सेम टू सेम प्रोसेस से। अब यह करना जो हमारी नई इक्वेशन आई, कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर 8 इक्वेशन नंबर 9। मैंने क्या किया, 9 डिवाइडेड बाई 8 क्यों किया अभी बताऊंगा इसका कारण क्यों किया। ठीक है, यहाँ देखो जी बाई एफ की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो वैल्यू यहाँ रखनी है। तो सबसे पहले क्या किया, के को इधर मल्टीप्लाई किया तो के प्लस आयोटा अल्फा के माइनस आयोटा अल्फा, सेम टू सेम इधर प्रोसेस भी सेम टू सेम हो जाएगा, के प्लस आयोटा अल्फा। जी बाई एफ की वैल्यू रखनी है, जी बाई एफ की वैल्यू काटा है लेकिन कटा हुआ नहीं है ना, ठीक है, इसको हटा देना। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो के माइनस आयोटा अल्फा के प्लस आयोटा अल्फा के स्क्वायर इधर पहले मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे जो बचा नीचे वाले को कटिंग हो जाएगी। क्लियर बात। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ये करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 2 अल्फा बाहर रह जाएगा। क्लियर बात। इधर भी सेम टू सेम प्रोसेस, यहाँ पे देखो ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी सेम टू सेम प्रोसेस है, होल स्क्वायर इक्की पावर 2 अल्फा। देखो यहाँ पे आयोटा की होगी -1 तो -1 हो गया के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस के अल्फा स्क्वायर इक्की पावर 2 अल्फा। सेम टू सेम प्रोसेस, नीचे भी ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। अब क्या करना है, इनमें से देखो के प्लस ये वाली दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, इनको मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2 अल्फा, इधर यहाँ पे ई की पावर अल्फा ए भी रहा है तो क्या बच जाएगा ऊपर 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा। अब तुम जानते हो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा अपॉन 2, तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया ई की पावर 2 अल्फा ए को डायरेक्ट मैंने लिख दिया साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, यहाँ पे बजा साइन हाइपरबोलिक अल्फा बी, क्योंकि यहाँ दोनों जगह सेम सेम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे प्लस 2 आयोटा के अल्फा है। जैसे देखो बी बाई ए निकाला, सेम टू सेम उसी प्रोसेस से अपन को क्या निकालना, सी बाई ए भी निकालना है। देखो
सिमिलरली उसी प्रोसेस से सी बाई ए निकालना, सी बाई ए कैसे निकालना, इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 8, सी बाई ए निकालना 2k ई की पावर अल्फा ए प्लस जी बाई एफ, यहाँ भी जी बाई एफ की वैल्यू रखनी है, प्लस ई की पावर अल्फा ई की पावर माइनस आयोटा के ई की पावर माइनस आयोटा के प्लस जी बाई एफ के प्लस आयोटा अल्फा है, जी बाई एफ की वैल्यू रखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी कौन सी, सी बाई ए वाली। क्या करना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कल भी डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का रेशो। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, बी बाई ए बचा, तो बी बाई ए अपन ने ए निकाला था, उसका स्क्वायर करके यहाँ टर्म लिखनी है और कुछ भी निकालना। अब इसको इस टर्म को एक दूसरी टर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, के और अल्फा की वैल्यू, के ये रहा अल्फा ये रहा, दोनों की वैल्यू यहाँ रखते हैं, अल्फा की वैल्यू यहाँ रखो, के की वैल्यू यहाँ रखो, तो रखोगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ रखी यहाँ भी रखी। अब तुम्हें एक प्रोसेस बताता हूँ, देखो यहाँ ये वैल्यू सेम दिख रही है, ये वैल्यू सेम दिख रही है, मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके इन्वर्स लगा दिया, ठीक है, ये देखो माइनस का 1 उल्टा करके, और इसमें इसका डिवाइड दिया तो 1 आ गया, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या लेना है, 2m h स्क्वायर 2m h स्क्वायर कॉमन लेना है, तो अंदर क्या बच गया, ई माइनस वी नॉट ई वी नॉट माइनस ई ये रहा 4 ये रहा अपॉन वी नॉट स्क्वायर, इधर से ये कॉमन लगे तो क्या बच गया, वी नॉट का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है, ये बच गया -1, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लग गया। सिमिलरली जिस प्रोसेस से हमने रिफ्लेक्शन निकाला उसी प्रोसेस से हमें क्या निकालना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी निकालना है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हो, सी स्क्वायर सी की वैल्यू रखोगे तो फिर आ जाएगा, के और अल्फा की वैल्यू रखोगे तो वापस से इक्वेशन ट्रांसमिशन आ जाएगा। मैंने ये फिर भी बताया था कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का वैल्यू 1 होती है, प्रोबेबिलिटी कंजर्व्ड रहती है। क्लियर है। ये तो हुई थी मैथमेटिकल बातें, अब तुम्हें मेन इंपॉर्टेंस कहाँ देनी है, फिजिकल बात पे, ठीक है। फिजिकल बात के लिए क्या करना, देखो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि अगर उसकी एनर्जी उस पोटेंशियल से नीचे है तो पार्टिकल उस थर्ड रीजन के अंदर नहीं जाएगा, यानी कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा। ऐसी बात कौन करता है, क्लासिकल थ्योरी कहती है। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी नीचे है पोटेंशियल से तो पार्टिकल मूव इनटू द रीजन थर्ड, यानी वो उसके अंदर जाएगा और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दिस इज कॉल्ड बैरियर पेनेट्रेशन, यानी बैरियर को तोड़ के अंदर जाना, भेदन करना है, तोड़ना उसको अंदर। इसी को बोलते हैं अपन टनल इफेक्ट या सुरंगन प्रभाव भी कहते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम पूछता है बैरियर पेनेट्रेशन या टनल इफेक्ट के बारे में, तो ये इतनी बात उसको समझा के आनी है और ये डायग्राम भी बनाना है। तो ये बैरियर बना दिया मैंने वी नोट का, इसके अंदर रेडियस की, फिर एक्सपोनेंशियल डी के हुआ, फिर वापस छोटी वैल्यू बन गई। यहाँ जो बना, ये जो लैम्डा, ये बन गया हमारा थर्ड रीजन के लिए, ये हमारा फर्स्ट रीजन के लिए वेव फंक्शन, ये हमारा सेकंड रीजन के लिए वेव फंक्शन और ये हमारा थर्ड रीजन के लिए वेव फंक्शन, ठीक है। अब ये कहाँ है, इस वी नोट से कम एनर्जी, हम चाहते हैं वी नोट से यहाँ एनर्जी हो, इस पोजीशन पे एनर्जी हो, यानी एनर्जी की कुछ वैल्यू हो जो कि वी नोट से ज़्यादा हो। तो सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस ये कहता है कि ई बड़ा है किससे, वी नोट से, तो रीजन सेकंड ही लगाना है अपन को, क्योंकि सारा काम सेकंड में ही है, फर्स्ट और थर्ड तो सेम है, तो सेकंड लगाया। हमारा देखो पोटेंशियल ये है तो पोटेंशियल लगाया, अब माइनस एच कट स्क्वायर इधर लाए तो प्लस का हो गया, तो 2m - वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर, ये कुछ अलग आया तो इसको मैंने दे दिया नाम K1। क्लियर है। अब K1 क्या होता है, K1 से शुरुआत कैसे होती है देखते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। तो अभी जो K1 निकाला था उससे साइज सेकंड जो इक्वेशन मिली थी श्रोडिंगर इक्वेशन, उसका वेव फंक्शन है f e की पावर आयोटा k1x प्लस g e की पावर माइनस आयोटा k1x। ये सेकंड रीजन आ गया, फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है। क्लियर है। बाउंड्री कंडीशन लगानी, बाउंड्री कंडीशन लगा दी दोनों तरफ। फिर अपन ने बाउंड्री कंडीशन किसके लिए लगाई, ये तो x इक्वल टू 0 के लिए, ये तो x इक्वल टू 0 के लिए, ये कौन सी रीजन के लिए हो गया, x इक्वल टू a के लिए, ए के लिए बाउंड्री कंडीशन है, कंटिन्यूटी कंडीशन लगानी। क्लियर बात। अब देखो इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4, पहले क्या करना है 4 डिवाइडेड बाय 3 करना ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, के निकल जाए, के निकला, के से क्या वही सेम टू सेम सॉल्यूशन से क्या निकालना, जी बाई एफ निकाला। फिर क्या किया था अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ा था तो क्या मिल गया, ए प्लस ए क्या 2a। फिर इक्वेशन 1 माइनस 2 किया था तो माइनस और माइनस बी क्या हो गया 2b, तो अपना क्या आ गया a और b आ गया, 2a और 2b आ गया। जी बाई एफ क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, f कॉमन लेना पड़ेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, जी बाई एफ बन जाएगा। फिर क्या करना, जी बाई एफ की वैल्यू रखनी है, इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो फिर निकलने के बाद क्या करना है, b डिवाइडेड बाई ए, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन में डिवाइड करना है। सेम टू सेम प्रोसेस है, k की जगह k1 करना है और कुछ भी नहीं है।
तो क्या आ गया, बी बाई ए बराबर के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर ब्रैकेट साइन के वन ए ब्रैकेट के डिवाइड के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन के वन ए प्लस 2 आयोटा के वन कोस के वन ए। ठीक है, सेम टू सेम सी बाई ए निकलेगा क्योंकि सी का और ए का डिवाइड करना है। क्लियर बात। देखो यहाँ पे जी बाई ए, फिर जी बाई एफ की वैल्यू अप्लाई करने के बाद में सी बाई ए तो अपना हमारा आया ये, सी बाई ए तो ये आया और एक बी बाई ए यहाँ आया। रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन निकालना आता है, क्या करेंगे, इसका मॉड स्क्वायर करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन क्या लेगा करना पड़ेगा, इसका मॉड स्क्वायर, ट्रांसमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड स्क्वायर। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों आ जाएंगे। देखो आ गए, रिफ्लेक्शन आ गया, वैल्यू रखोगे K1 K2, रिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसका करो ट्रांसमिशन। मेन है फिजिकल बात समझनी। फिजिकल बात कैसे समझनी है, फिजिकल बात ऐसे समझनी है कि इंसिडेंट पार्टिकल की टोटल एनर्जी E बैरियर हाइट से नीचे है, यानी एनर्जी जो है वो ऊपर है और बैरियर हाइट है वो नीचे है। नॉर्मली क्या होगा कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम आएगी, यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू आएगी लेकिन 1 से कम आएगी। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि ट्रांसमिशन जो होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। तुम भी ये बात मानते हो कि ये बैरियर है, इस बैरियर से ऊपर एनर्जी है, तो जो आ रही है वो आराम से आसानी से 100% ट्रांसमिट हो जानी चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्वांटम मैकेनिकली क्या कहती है कि 100% नहीं होगी, कुछ पार्ट तो ये इंसिडेंट हुआ ना तो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्टेड होगा ही होगा। सम पार्ट इंसिडेंट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड होगा और बाकी कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ये कहता है कि ऊपर जब एनर्जी की लेवल ऊपर हो। क्लियर बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट हुआ इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। इस टॉपिक को धीरे धीरे वीडियो को मतलब कम स्पीड में करके इसके थोड़ी और लैंग्वेज लिख लेना और कैलकुलेशन कैसे करनी है वो करके भी देख लेना। अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ लेना, उसका फुल वीडियो भी बता देंगे कि भाई कैसे क्या करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। क्लियर बात, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे पोटेंशियल वेल। पाँच हैं हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, 5 हैं। एक तो पार्टिकल इन बॉक्स में है, एक है हमारा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, एक है पोटेंशियल स्टेप, एक है पोटेंशियल वेल और एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पोटेंशियल वेल है। वेल को थोड़ा समझना थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, वो पर है नहीं। वेल एक कुएं की तरह है, कुएं में पार्टिकल जाता है, कैसे काम करता है, बस वही चीज़ देखनी है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल वेल अच्छे से समझेंगे, है ना। ठीक है, ओके।